हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं, एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंतर्गत जो जीन एडिटिंग है और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उनके संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। तो एक तकनीक है जिसके जरिए हम पौधों के अंतर्गत यानी फसलों के अंतर्गत जीन को एडिट करते हैं और अपने अनुरूप उनको ढालते हैं। जो आवश्यकताएं हो सकती हैं उन फसलों के अंतर्गत कि कैसे उन फसलों को हम सूखे या फिर किसी अन्य तरह के जो कीट हैं उनसे बचा सकें। इन सभी तकनीकों के अंतर्गत जो थोड़ा सा अंतर है उसको लेकर के भारत सरकार ने कुछ चीजें स्पष्ट की हैं। यानी आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जीनोम एडिटेड फसलें और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में। तो जीनोम एडिटेड फसलें कैसे अलग हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से। देखिए, हम लोग हमेशा ही परीक्षाओं में जो पढ़ते आते हैं सुनते आते हैं उसमें हम पढ़ते हैं जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और हमें यह भी पता है कि पूरे विश्व के अंतर्गत जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका काफी ज्यादा विरोध भी देखने को मिलता रहा है। और भारत में भी इस समय कौन सी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हमने अनुमति दे रखी है वो है बीटी कपास। तो क्यों हमने खाने वाली फसलों को इस तरह से मॉडिफिकेशन है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन उसके अंतर्गत मंजूरी नहीं दी, या फिर उसकी प्रक्रिया कितनी की लंबी है। तो इस जीएम क्रॉप्स के अंतर्गत एक और शब्द आता है वो है जीनोम एडिटेड क्रॉप्स का यानी जीनोम एडिटेड फसलों का। तो थोड़ा सा इनके बीच में अंतर क्या है उस अंतर को समझना हमारे लिए जरूरी है। और परीक्षाओं में चूंकि जीएम क्रॉप्स या फिर जीएम तकनीक से संबंधित सवाल हमेशा से ही पूछा जाता रहा है, ऐसे में अगर उसके संबंध में थोड़ा सा भी कुछ अंतर आता है उससे संबंधित जो एक और तकनीक है यानी जीनोम एडिटेड तकनीक, तो वह तकनीक इससे कैसे अलग है, इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे। जो डायमेंशन है उसमें भी हम न्यूज की बात करेंगे। जीनोम एडिटेड फसलें किस तरह से होती हैं, क्या है ये पूरा प्रक्रिया, इसको जानेंगे। जीनोम एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो दो शब्दावलियां हैं काफी आसपास लगेंगी आपको, उसके बीच में अंतर क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंतर को जानते हुए फिर ये देखेंगे कि सरकार ने अभी हाल ही में जो नियमों में कुछ आसानी दी है खासकर जीई क्रॉप्स को लेकर के, तो वर्तमान समितियां और कानून क्या कहते हैं, इसके क्या लाभ होंगे, क्या चुनौतियां आ सकती हैं, निष्कर्ष क्या हो सकता है, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आप लिखने का अभ्यास करेंगे। प्रीलिम्स में भी तकनीक है, इससे अक्सर बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो ये जो विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हम कवर कर सकते हैं बायोतकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यावरण और आर्थिक विकास तीनों से ही जुड़ेगा, क्योंकि फसलों का मामला है इसलिए किसानों का मुद्दा भी इससे जुड़ जाता है। न्यूज है इंडिया इज रिलीज ऑफ जीनोम एडिटिंग नॉर्म्स, एक्सपर्ट से मूव विल हेल्प ब्रीडर्स एंड रिसर्चर्स। तो इससे जुड़ी जो भी तकनीक है उसके अंतर के बारे में बात करेंगे। न्यूज यही है कि केंद्र सरकार ने जीनोम एडिटेड फसलों की मंजूरी से जुड़े जो नियम हैं उनको आसान किया है। इस बात को फिर से याद रखिए, जीनोम एडिटेड फसलों से जुड़े नियम, ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से जुड़े नियम। अभी अंतर को इसीलिए समझना जरूरी है। तो जो जीनोम एडिटेड फसलें हैं उनको आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया है। यानी जो जीनोम एडिटेड फसलें हैं और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं इनके बीच में कुछ एक रेखा खींच दी गई है ताकि इस बात का अंतर बना रहे कि इन फसलों से जुड़े जो नियम हैं वे कुछ आसान हो जाएं, और जबकि इन फसलों से जुड़े जो नियम हैं जो समय मांगा जाता है इनकी रिसर्च को लेकर के वे अभी वैसे ही बने रहेंगे। ठीक है, अब बात करें हम जीनोम एडिटेड फसलें आखिर क्या होती हैं। तो जीनोम एडिटिंग जो तकनीक है उसको काफी समय पहले, दशकों पहले जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खोजा था। और इसके अंतर्गत जो डीएनए आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो डबल स्ट्रैंड संरचना होती है उसको कट करना और उसमें जीन को एडिट करना इस तकनीक के तहत खोजा गया। यानी इसके अंतर्गत जो जीन है उनको एडिट करना यानी उनको कट करना। इसमें देखिए 2-3 शब्दावलियों का उपयोग हो रहा है, जीन, एडिट, कट। क्या है ये चीजें? देखिए, जीन किसी भी कोई मनुष्य हो सकता है, किसी जीव की, किसी पौधे की या किसी सूक्ष्म जीव से संबंधित, उसमें जो आनुवंशिक जानकारी होती है उसको लेकर के चलता है, उस जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है, उससे जुड़ी जो सूचनाएं होती हैं उसको लेकर के जाता है। तो जीन के अंतर्गत इस बात की जानकारी होगी कि माता पिता की आंखें यदि नीले रंग की हैं तो उसके बच्चे की आंखें भी नीली हो सकती हैं, उनकी नाक लंबी है तो बच्चे की नाक लंबी हो सकती है, त्वचा का रंग, बालों का रंग, उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसकी जैविक जानकारी वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है।
यानी जीन किसी भी प्राणी के अंतर्गत मौजूद जो आनुवंशिक जानकारी है उसकी एक इकाई हम कह सकते हैं। बात कर रहे हैं एडिट करने की, तो एडिट में आप सब लोग जानते ही, आप लोग फोटो और वीडियो एडिट करते ही रहते हैं। तो फोटोज और वीडियोज में जब हम एडिट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी फोटो में आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप एडिट करके उसको हटा सकते हैं। फोटो में यदि रोशनी कम है आप रोशनी को बढ़ा सकते हैं, कोई नॉइस आ रही है आप नॉइस को साफ कर सकते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं आप उनको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। मेन बात ये हुई, यानी कि अगर कोई आपसे ये कहे एडिट में क्या एडिट करेगा। इसी तरह जो जीन की बात आती है, यानी कि ऐसी जानकारी जो उस जीव से संबंधित है, उस जीव की संरचना से संबंधित है, अगर हम उसको एडिट करेंगे, उसको संपादित करेंगे, किस हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो जो जानकारी का स्रोत है, जो जीन मौजूद है डीएनए के अंतर्गत, उस डीएनए में जो जानकारी मौजूद है हम उसको ही संपादित करेंगे। ये जीन एडिटिंग तकनीक है और इसी की खोज काफी समय पहले की गई थी। तो जब जीन एडिटिंग तकनीक सामने आई, उसका उपयोग किया जाने लगा, तो कृषि के संबंध में, यानी कि ये जो जीन एडिटिंग तकनीक है ये डीएनए, आरएनए इन सब के अंतर्गत आती है। तो पौधों से संबंधित यानी जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने इस तकनीक को कृषि से भी जोड़ करके देखा कि यदि जीन के लेवल पर संपादन किसी मनुष्य की कोशिका में हो सकता है तो जाहिर सी बात है किसी पादप की कोशिका में भी हो सकता है। तो पौधे की कोशिका में हम जाकर के उस लेवल पर उस चीज को एडिट करेंगे जो उस पौधे की वृद्धि, उस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता या उस पौधे की सूखा से लड़ने जैसी क्षमताओं को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ऐसी कोई बीमारी जो उस पौधे को हो रही हो, हम उस जीन की पहचान करेंगे कि आखिर वो कौन सा जीन है जो उस पौधे की उस खास बीमारी से संबंधित है। तो अगर हम उस जीन को हटा दें, उस जीन को काट दें, तो शायद उस पौधे की वह बीमारी ठीक हो सकती है। यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई और इस तकनीक के अंतर्गत 3 चीजें अभी आपको सुनने को मिलेंगी। उसमें एक नाम याद रखिएगा, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज यानी एसडीएन, या फिर सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियेज या एसएसएन। अभी हम बात करेंगे एसडीएन के अंतर्गत, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस क्या है? एक एंजाइम है। इस तकनीक के लिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक एडिटिंग के लिए एक तकनीक का विकास हुआ है, एक तकनीक खोजी गई है जिसे कहते हैं क्रिस्पर, यानी जो जीनोम अनुक्रम में लक्षित हस्तक्षेप की अनुमति देता है। क्रिस्पर तकनीक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये उम्मीद करते हैं, नहीं तो आपको क्रिस्पर तकनीक से जुड़े जो और वीडियोस हैं आप उस पर जाकर के उसको समझ सकते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीनोम एडिटेड फसलों पर मुख्य रूप से फोकस रखेंगे। तो क्रिस्पर तकनीक आसान भाषा में थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो क्रिस्पर तकनीक को अगर हम देखें तो क्रिस्पर का पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो किसी डीएनए खंड को, मान लीजिए ये पूरा एक डीएनए खंड था, इस डीएनए खंड में जो जानकारी, जो सीक्वेंस बने थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के, तो इनको एक तरह से कट कर देना। मान लीजिए हमें जरूरत है कि इस स्ट्रैंड को यहां से इतना काट दिया जाए, तो ये हमें टारगेटेड कट करने की अनुमति देगा कि हम एक तरह से यहां से इस चीज को इतना काट लेंगे। यहां पर 4 मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जिसमें गड़बड़ी है, जो उस पादप की वृद्धि को बाधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको काट देंगे और दूसरा कोई जीन है, दूसरा कोई सीक्वेंस है यहाँ पर डाल देंगे जो उसको बेहतर तरीके से बढ़ावा दे सकता है या वृद्धि दे सकता है। तो ये एक तरह से आणविक कैची इसको कहते हैं, ठीक है। तो पादप प्रजनन में इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की संभावनाओं को खोजा गया है, तो इस तकनीक का उपयोग इस लेवल पर किया जा रहा है। तो अब थोड़ी सी और बात करें, जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें से कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और ये है वो नया टुकड़ा जिसको यहां पर जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है। तो जीन अनुक्रम में विशिष्ट लक्षणों को सम्मिलित करना, यानी कि जीन की जो सीक्वेंसिंग थी, मान लीजिए ये जो टुकड़ा है ये खास तौर से संबंधित है उस पौधे से जुड़े जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे। अब हमने इस टुकड़े को जब यहां पर जोड़ दिया और पहले से जो मौजूद टुकड़ा था उसको हटा दिया, तो यहां पर इस पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसी को हम जीनोम एडिटिंग कह रहे हैं, यानी कि उससे जुड़े जो जीनोम है उनको एडिट कर देना, उनको हटा करके काट छांट करते रहना अपनी जरूरत के हिसाब से। क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत जीनोम सीक्वेंसिंग एक अलग प्रक्रिया होती है जिसमें इस बात की पहचान की जाती है
कि कौन सा जीन यहाँ पर जो मौजूद है वह उस पौधे या उस जीव या उस जंतु की किस तरह की विशिष्टता से या विशेषता से संबंधित है। उसी हिसाब से हम इस बात को लक्षित कर पाएंगे कि कौन सी चीज हमको कहां पर कट करनी है या फिर जोड़नी है। अब इसके अंतर्गत तीन जो पौधे हैं, पौधे के अंतर्गत तीन चीजों को हम देखते हैं, SDN1, SDN2 और SDN3। कठिन मत समझिए, बहुत आसान चीज है, इसको हम आसान भाषा में ही अभी समझेंगे। हमने बात किया था साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस की, तो ये वही साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक DNA और यहां पर बनाकर देखते हैं। साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी इस खास चीज को हमें कट करना है, इससे संबंधित। तो SDN1 साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 क्या करता है, इसके अंतर्गत हम होस्ट जीनोम के, किसी पौधे के अंतर्गत, किसी पादप के अंतर्गत जो जीन मौजूद है या जीनोम, जैसे जीनों के समूह को जीनोम कहते हैं, तो जीनोम के DNA में छोटे इंसर्शन या डिलीशन, इसको सामान्य शब्दों में कहें तो कोई नया जीन जोड़ना या हटाना, छोटे स्तर पर कोई छोटे बदलाव के लिए हम छोटे जीन्स को यहाँ पर कट करते हैं या फिर जोड़ते हैं या हटा देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। तो जो छोटे लेवल पर काम किया गया उसको हम कहते हैं SDN1। ठीक, SDN2 के अंतर्गत क्या होता है, कोई विशेष परिवर्तन करना हो, कोई खास परिवर्तन करना हो, हमें कुछ बड़ा परिवर्तन जो दिखाई दे सके उसकी वृद्धि को लेकर के, उसकी पत्तियों को लेकर के, उसके रंग को लेकर के, तो इसके लिए क्या करेंगे, छोटे DNA टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। यानी अब इस छोटे छोटे खंड से थोड़ा सा बड़ा खंड, पूरा एक टेम्पलेट ही ले लिया जाएगा, उसको जोड़ देंगे, हटा देंगे। ठीक, ये दो चीजें हैं SDN1 और SDN2। लेकिन हम इन दोनों ही प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी पादप है या फिर जो भी जीन मौजूद है उसमें किसी दूसरी प्रजाति का जीन नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, उसी प्रजाति के जीन को यहाँ पर कट करेंगे या जोड़ेंगे या एक बड़ा खंड जोड़ेंगे। जो भी एडिटिंग करेंगे उसी जीव के अंतर्गत, उसी जीन के अंतर्गत या उसी प्रजाति के अंतर्गत करेंगे। अगर हमने इसमें किसी दूसरी प्रजाति की किसी भी तरह की विशेषता को जोड़ दिया, दूसरी प्रजाति को इसमें फॉरेन स्पीशीज के तौर पर परिभाषित किया गया है, एलियन स्पीशीज भी कहा गया है, यानी उस प्रजाति से बिल्कुल अलग चीज। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जुड़े किसी जीन को हम किसी पौधे में डाल दें तो दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हो गई। तो जब हम ऐसा करेंगे कि किसी दूसरी प्रजाति के जीन को उसमें जोड़ देंगे या घटा देंगे तो ये SDN3 के अंतर्गत आएगा। यानी बड़े DNA खंड या दूसरी प्रजाति के पूरी लंबाई वाले जीन को शामिल कर देना, यानी कि DNA का हमने एक पूरा का पूरा खंड ही तोड़ करके इतना ये हिस्सा हटा करके एक नया खंड इसमें जोड़ दिया, वो भी किसका, किसी दूसरी प्रजाति का। अब ये जो अंतर आया SDN1 और 2 में और 3 के अंतर्गत, ये अंतर ही कहलाएगा जेनेटिकली या फिर ये अंतर ही कहलाएगा जीनोम एडिटेड फसल का और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का। यानी ये जो SDN3 की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया हो जाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के अंतर्गत। यानी कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड फसल है उसमें ये बात निश्चित रूप से कही जाएगी कि उसमें किसी दूसरी प्रजाति के जीन को शामिल कर दिया गया है, और जब तक हम उसके अंतर्गत किसी भी दूसरी प्रजाति के जीन को शामिल नहीं कर रहे हैं, उसी प्रजाति के अंतर्गत हम एडिट कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं में परिवर्तन कर रहे हैं, तब तक उसे हम मॉडिफिकेशन या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं मानेंगे, केवल एडिटिंग के लेवल पर ही इस बात को समझेंगे। तो कई सारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सरकार को इसीलिए एक पत्र लिख करके भेजा था कि ये जो दोनों ही चीजों में एक बारीक सा अंतर है, यानी कि SDN1 और SDN2 के अंतर्गत जो प्रजाति होगी पौधे की उसे देशज प्रजाति ही माना जाएगा। उसकी वजह यह है कि उस प्रजाति के अंतर्गत किसी भी दूसरी प्रजाति का जो आनुवंशिक लक्षण है वह नहीं जोड़ा गया है, केवल उसी के लक्षणों को हमने सुधार किया है। और ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जो आज से काफी समय पहले भी हम संकर या क्रॉस के अंतर्गत करते थे। पौधों का क्रॉस किया जाता था, उनकी विशेषताओं को एक पौधे से दूसरे पौधे में डाला जाता था। इसी प्रक्रिया को हमने अब जब थोड़ा सा और अपडेट किया है और उन्नत किया है तो उसे हमने जीनोम एडिटिंग के लेवल पर कर लिया है। यह भी उतनी ही सामान्य प्रक्रिया है जितनी कोई क्रॉस प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जितनी एक संकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता था। यानी पौधा अभी भी उसी देशज प्रजाति के अंतर्गत आएगा, उसमें ऐसा कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसल होती थी या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है उसके अंतर्गत यह बात निश्चित रूप से कही जाएगी कि उसमें किसी अन्य प्रजाति का कोई जीन डाला गया है
और यही वह वजह है कि किसी जब अन्य प्रजाति का जीन किसी अन्य प्रजाति में डाला जाएगा तो आने वाले समय में एक लंबे वक्त में उस प्रजाति के शरीर में या उस पादप के शरीर में कितना परिवर्तन आएगा उसको ही एनालाइज करने की बात कही जाती है, जिस वजह से जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है उससे निर्मित फसलें हैं, खासकर खाद्य फसलें, जैसे आपने सुना होगा बीटी बैंगन के बारे में, बीटी टमाटर के बारे में, तो उनको लेकर के जो रोक लगाई गई थी या फिर इनको प्रतिबंधित करने की मांग हुई थी, इसी आधार पर हुई थी कि इन प्रजातियों के या फिर इन फलों के जो जेनेटिक कोड है उसमें किसी दूसरी प्रजाति को जोड़ा गया है, मॉडिफाइड किया गया है। ऐसे में इसका प्रभाव मानव शरीर पर एक लंबे समय में क्या होगा, इस पर पूरी तरह से जब तक जानकारी नहीं आ जाती तब तक इसको हमें नहीं अपनाना चाहिए। यही विवाद की वजह बना था, जिस वजह से सरकार ने इसको रोका भी था। अब आप इस दोनों बातों को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या था कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेकर के विरोध शुरू हुआ था तो इसका असर इस प्रक्रिया पर भी पड़ा, यानी कि ये प्रक्रिया जो बहुत सामान्य रूप से की जा सकती थी, इसके नकारात्मक प्रभावों को इससे भी जोड़ करके देखा गया। तो इसीलिए सरकार को ये पत्र लिख करके मांग की गई थी कि दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया जाए, दोनों के अंतर्गत जो चयन की प्रक्रिया है या फिर में जो अनुमति की प्रक्रिया है उसको आसान किया जाए इन अपडेट्स के अंतर्गत। यानी अगर कोई जीनोम एडिट की गई फसल है तो उसको लेकर के इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है और उससे जुड़े जो नियम है उनको थोड़ा आसान किया जाए। वही यहाँ पर अब सरकार ने जाकर के कुछ स्पष्टता दी है। ठीक, तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो जैसे कि अभी मिट्टी के जीवाणु जो होते हैं वे उनसे जुड़े जो जीन है, उनके जो जीन हैं वे प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं फसलों के अंतर्गत। एक उदाहरण के रूप में आप बैसिलस थुरिंजिएंसिस यानी बीटी को जानते ही हैं। तो इसी बीटी का उपयोग किया गया था कपास की फसल के अंतर्गत, ताकि जो पिंक बॉलवर्म था, एक जो कपास से संबंधित रोग वाला कीड़ा था, उसको रोका जा सके। तो इस बैक्टीरिया के अंतर्गत जो क्षमता मौजूद थी उस रोगाणु को मारने की, उसका इस्तेमाल किया गया कपास के पौधे में। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो ऐसा जीन जो इस बैक्टीरिया के अंतर्गत मौजूद था, वह जीन इस बात को निर्धारित करता था कि एक ऐसा टॉक्सिन बनाया जाए जो उस बॉलवर्म को मार दे। तो उसको कॉटन की जो कोशिकाएं थी, कपास की कोशिकाएं थी, उसके साथ जोड़ा गया और जब उसको जोड़ दिया गया तो उसके पौधे में भी उसका डेवलपमेंट हुआ और जो कपास से संबंधित जो रोग प्रजनक था या रोगाणु था उसको लेकर के यहाँ पर एक तरह से जहर बनना शुरू हो गया, जो उस खास कर उस कीड़े के लिए उसको मारता था या उसके लिए नुकसानदायक था। तो ये इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? किसानों को हुआ कि अब उनकी फसल खराब होनी कम हो गई और उन फसलों के अंतर्गत जो एक क्षमता थी उन फसलों के अंतर्गत वह यहाँ पर आ गई। ठीक, लेकिन ये था जीएम क्रॉप। इसका इस्तेमाल केवल क्रॉप के लेवल पर ही किया गया है, वो भी अखाद्य फसल के रूप में, क्योंकि कपास को खाते नहीं है तो उससे कोई नुकसान नहीं है मानव शरीर को, लेकिन कपास की खेती को लेकर के उसका लाभ हुआ है। अब हम जीनोम एडिटेड क्रॉप्स की अगर बात करें तो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स का अगर इस्तेमाल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, ऐसी फसलें जो खराब हो सकती हैं, सूखे के अंतर्गत खराब हो सकती हैं, उनकी उत्पादकता कम है, हम उनकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी जड़ों को अगर हम उसकी जड़ों की गहराई को इस तरह से नियंत्रित कर दें कि वो और गहरी हो जाएं, तो जाहिर सी बात है वह पेड़ या फिर वह जो संरचना मौजूद है वह किसी भी तरह के चक्रवात या इस तरह की तूफानी दशाओं में थोड़ा और स्थिर रह सकता है, मिट्टी के कटाव को और बचा सकता है। तो इस तरह से इसके कुछ लाभ हो सकते हैं। अभी जो स्वीकृति दी गई है, अगर हम उस स्वीकृति को थोड़ा सा जोड़ करके देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC जो जीएम क्रॉप्स से संबंधित जो भी स्वीकृतियां होती थी उसको मूल्यांकन करके जारी करते थे। तो अब इसके अंतर्गत जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो फसल होंगी उनको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। अब इतना मूल्यांकन वाली कहानी यहाँ पर नहीं आएगी कि इतनी लंबी प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़े। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कुछ नियम थे 1989 के, जिसके तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण को नियंत्रित किया जाता था।
तो इससे भी कुछ छूट दी जाएगी। इसके अलावा संस्थागत जैव सुरक्षा समिति IBSC का जो गठन किया जाता है किसी भी ऐसे संस्थान की तरफ से जो इन पर शोध कर रहा हो या फिर इनसे संबंधित कुछ अन्य कामों में लगा हो, तो इनको इस समिति का गठन किया जाना जरूरी है। तो ये उस बात को देखेंगे कि जो फसलें हैं वो जीनोम एडिटेड हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। अगर वे जीनोम एडिटेड होंगी तो उनकी जो प्रक्रिया होगी, उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, आसान किया जाएगा, और अगर वे मॉडिफाइड होंगी तो उनको उसी हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा बीज अधिनियम या फिर सीड एक्ट के अंतर्गत भी इन चीजों को जोड़ करके देख सकते हैं। इन चीजों के जो नाम यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप कोई उत्तर लिखें तो उसमें कम से कम उन कानूनों का जिक्र कर पाएं जो खासकर इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित है। लाभ को देखें अगर कि इस फसल से क्या लाभ है, हमने थोड़ा जिक्र किया ही है। तो पहला तो कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है, जिसका सीधा सीधा लाभ किसे मिलेगा? किसानों को। जो फसल उत्पादक हैं उनकी फसलें कम खराब होंगी, उनकी उत्पादकता ज़्यादा बढ़ेगी तो कम भूमि के अंतर्गत वे ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। एक ही फसल चक्र में फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। दूसरा, इसी चीज को हम खाद्य उत्पादन या खाद्य सुरक्षा से भी जोड़ करके देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा जो आ रहा था, जिसमें खासकर फसलों का उपयोग, जंगल की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, इन सभी मुद्दों को एक साथ जब जोड़ करके देखेंगे तो जनसंख्या बढ़ने से हमें ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा खाद्यान्न के लिए जंगलों की कटाई होगी, खेतों का विस्तार होगा। तो अगर हम उस विस्तार को इस आधार पर रोक दें कि एक ही खेत से हमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर जो जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं, जो इशू आ रहे हैं खाद्य संसाधन को, खाद्य सुरक्षा को लेकर के, गरीबी को लेकर, कुपोषण को लेकर, उन सभी को दूर किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के लिए भी ये एक लाभकारी मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा जो शोधकर्ता हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो ब्रीडर्स हैं इस तरह की फसलों में, जो कुछ बदलाव करते रहते हैं, नई तरह की फसलों को ढूंढते रहते हैं, उनको भी कुछ आसानी होगी। नुकसान क्या हो सकते हैं या फिर चुनौतियां क्या हो सकती हैं? तो पहला, एक नैतिकता से जुड़ा मुद्दा हमेशा ही जीएम क्रॉप्स से जुड़ता रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा जुड़ेगा कि क्यों ही किस तरह के परिवर्तन को किया जाना चाहिए। इसके अलावा अनिश्चितता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं कि अभी भी अगर जो अंतर आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वह कितना ज्यादा प्रभावित करेगा लोगों को। तो उस पर भी हालांकि सरकार ने पूरी तरह से छूट नहीं दी है, उस पर भी कुछ नियम होंगे जो इस आधार पर उनको भी चेक करते जाएंगे। लेकिन उनका परिवर्तन इतना बड़ा नहीं होगा जो दो अलग अलग प्रजातियों के क्रॉस के बाद होता है। इसके अलावा कीटों का अपग्रेडेशन हो सकता है और जो आनुवंशिक विविधता है उसमें कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि हम कई तरह की फसलों को एक ही साथ जोड़ करके देख रहे हैं। तो जो उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग खासियत है, उसमें कहीं ना कहीं मानव जनित अंतर आ रहा है, जो कि प्राकृतिक रूप से किए गए आनुवंशिक परिवर्तन से थोड़ा सा अलग होगा, ज्यादा तेज होगा। ठीक है, तो इस आधार पर इस पूरे टॉपिक को आपको समाप्त करना है, इसका निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष यही है कि ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जाना, खासकर उनके बीच में अंतर किया जाना, जो जीनोम इंजीनियर्ड फसलें हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम है। विश्व के अन्य देश भी इन चीजों को इसी तरह से देखते हैं, कई सारे ऐसे देश हैं। तो भारत के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाना अपने आप में बहुत ही सकारात्मक होगा और आने वाले समय में फसल विविधता से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनको और आसान करेगा। सवाल क्या बन सकता है? सवाल है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें यानी जीएम क्रॉप्स, आनुवंशिक रूप से संपादित फसलें यानी जेनेटिकली एडिटेड क्रॉप्स जो होंगी उनसे किस प्रकार भिन्न है? आनुवंशिक रूप से संपादित फसलों के लाभ और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो आज के डिस्कशन को जब आप एक बार फिर से सुनेंगे तो इस सवाल की जो फ्रेमिंग है वो आसानी से कर पाएंगे। तो आज के टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। उम्मीद है आपने आज कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।